हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएम चैप्टर 1 के बारे में। आईसीआई की साइट पे तुम्हारे को आईसीआई का मटेरियल मिल जाएगा, उससे मैंने तुम्हारे को पूरा चैप्टर 1 पढ़ाया। इस वीडियो को सेव कर लो लाइक करके, और क्योंकि तुम जैसे एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी होंगे ना, उस टाइम भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ज्यादा तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तुम जैसे ये वीडियो पूरी देख लोगे तुम्हें अपना पता चल जाएगा कौन से लेवल का है। पूरा रेगुलर है, सारे टॉपिक्स मैंने टच करे फ्रॉम मॉड्यूल। तुम चाहे तो साइड पे अपनी मॉड्यूल खोल के बहुत ही आराम से पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हारे को चैप्टर 2 की भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और 100 लाइक्स होते ही फिर अपन चैप्टर 2 के, अगर कमेंट सेक्शन में होगा बहुत ज्यादा तो फिर अपन चैप्टर 2 की भी जरूर डालेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने का ट्राई करा है। मतलब जो ये 10 मिनट होंगे ना, जैसे तुम मेरी वीडियो के 10 मिनट भी देखोगे ना, ये तो तुम्हारे को आउटपुट बहुत ज्यादा लेवल का मिलेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ये वाला लेक्चर तो तुम पूरा देख लेना। सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और अगर तुम्हारे को कुछ भी लगे कि यार यहाँ पे तुम कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह हो, तो वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले लेक्चर से अपन पूरा ध्यान रखेंगे उसका भी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना भाई, पूरी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे चैप्टर 1 एसएम के बारे में। देखो, सबसे पहले तुम्हारे 50 नंबर का पूरा एसएम रहेगा, जिसमें 15 नंबर के एमसीक्यू रहेंगे और 45 नंबर के तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो 60 हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे को 10 नंबर का ऑप्शनल मिलेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से। तो वहां पे तुम्हारे ये 35 का हो जाएगा और ये 15 का, तो जाके 50 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, मैंने इसमें एक बहुत ही शानदार चीज कर रखी है। और हाँ, जैसे ये 35 नंबर के अपने पास डिस्क्रिप्टिव है ना, तो उसमें मैक्सिमम 5 नंबर का ही आएगा। तो तुम्हारे को जो भी पॉइंट्स याद करने ना, 5 पॉइंट याद करने हैं हर में। अब देखो, हर जगह मैंने है ना, जहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह और जहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, वहाँ पे पहले ही मैंने लिख रखा है, तो तुम्हारे को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो, तुम्हारे पास मॉड्यूल है ना, तो जहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लिख रखा है और जो मैंने चीजें हाईलाइट कर रखी है ना, सिर्फ वही तुम्हें याद करनी है। तो जहाँ पे मैंने जो भी चीजें खुद से लिख रखी है ना एमसीक्यूज, तो तुम्हें भी तुम्हारी बुक के वहां पे वही लिखना है। क्योंकि क्या है, तुम अगर बिल्कुल ये लैंग्वेज याद करोगे ना, तब जाके तुम्हारे 50 में से 40 से प्लस आएंगे। क्योंकि भाई उसमें अपन को मॉड्यूल की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टॉपिक हम ना मैनेजमेंट वाला है, इसके अंदर से अपने एमसीक्यूज ही आएंगे। देखो, मैनेजमेंट के दो मीनिंग होते हैं। देखो, सबसे पहले तुमने भी सुना होगा मैनेजमेंट। अपन ने एक याद करो, क्लास 12 के अंदर अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन के बहुत सारे फंक्शन आते थे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब वगैरह। और दूसरा मैनेजमेंट होता है, जैसे तुमने भी पहले भी कहीं पढ़ा वढ़ा होगा कि जैसे ऑडिट वगैरह में कोई दिक्कत आई तो मैनेजमेंट को पकड़ो। कोई भी काम करना है, कोई भी बुक्स वगैरह मेंटेन करनी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजमेंट, उसको ही बताना। उसको काम मैनेजमेंट को ही करना है पूरा। और अगर नहीं करा तो अकाउंटेबिलिटी भी मैनेजमेंट की होगी। तो ये वाला मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या लिख रखा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ वही पढ़ना, और खाते जाती है तो एमसीक्यूज है, तो तुम्हारे को यही दो है। देखो, सबसे पहले अपना की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की ग्रुप मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन चार्ज मतलब उसकी ड्यूटी है ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब जो भी अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं कंपनी के अंदर, उसकी ड्यूटी है इन की ग्रुप पर्सन की, और इसे कहेंगे अपन मैनेजमेंट। बहुत ईजी है, ये तुम्हें पता होगा पहले से। दूसरा है अपना सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, इसे पूरे को मैनेजमेंट कहते हैं, जो तुमने पहले ही पढ़ाई है। सिंपल सा तुम्हें यही पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आगे की। अब बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, ये अपना नया टॉपिक है। मैं ये भी बताता चलूंगा तुम्हारे को, जैसे कोई रिपीटर होगा ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कि जैसे पुराने में अपने एसएम में और इसमें एसएम में जो टॉपिक्स वगैरह अपडेट हुआ है ना, वो मैं तुम्हें पहले हाईलाइट कर दूंगा कि भाई ये वाला अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो नया टॉपिक है अब इंस्टीट्यूट ने ऐड करा है, तो मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा। इसलिए जो नए टॉपिक्स है उनको ध्यान से ज्यादा सुनना, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन 3Ds के बारे में। 3Ds मतलब डिजायर्ड इमेज, व्हाट टू बी, और डायरेक्शन, वेयर टू बी, व्हाट टू डू, और डेस्टिनेशन, वेयर टू गो, ठीक है ना। तीन चीजें। डिजायर्ड इमेज मतलब एक, देखो स्ट्रेटेजी का मतलब तुम्हें ही पता है, अपन को एक डेस्टिनेशन पे, एक अपना गोल है, उस तक पहुंचना है। तो उसका जो वे होगा, उसका जो ब्लूप्रिंट होगा, वहां तक जाने का तरीका, उसको ही अपन स्ट्रेटेजी कहेंगे। उसके अंदर अपन क्या क्या चीजें करेंगे ताकि अपन उस तक पहुंच पाए, और ना अपनी रिसोर्सेज वेस्ट हो, ना टाइम वगैरह कुछ भी वेस्ट हो, और अपन बेस्ट एफिशिएंट वे में उस तक पहुंच जाए। और क्या क्या चीज अपन करें और क्या क्या चीजें ना करें, ये भी अपन स्ट्रेटेजी में करेंगे। ये ऑब्वियस ही बात है, ये तुम्हें भी इसका मतलब पता होगा। अब देखो, इसमें है अपना सबसे पहले डिजायर्ड इमेज, जो तुम्हारे को बनना है वो वाली डिजायर्ड इमेज। व्हाट टू बी, तो जो अपनी डिजायर्ड इमेज है, तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हुए। तो सबसे पहले व्हाट टू बी, क्या बनना है डिजायर्ड इमेज।
ये याद कर लेना, ये लिख भी लेना ऊपर जैसे मैंने लिख रखा है। दूसरा अपना डी है डायरेक्शन, व्हाट टू डू, मतलब अपन को क्या करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये बताया गया स्ट्रेटेजी में। और डेस्टिनेशन मतलब वेयर टू गो, एट लास्ट अपन को पहुंचना कहाँ पर है स्ट्रेटेजी में, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल रहेगी, ध्यान रखना। डेफिनेशन इसकी यहाँ पर है, हाईलाइट कर लेना जैसे मैंने भी कर रखी है। स्ट्रेटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब तुम्हें पता ही होगा, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है और कौन से डायरेक्शन में वो जाएगी, और उसकी एट द एंड डेस्टिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो, ये सारी चीजों का आंसर अपना इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बहुत सारी लिख रखी है इंपॉर्टेंट अदर डेफिनेशन, वो इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अपन ने मेन डेफिनेशन ही पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं आगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तीन होते हैं, ये अपन आगे पूरा डिटेल में ही बात होगी। अब एक है, तो अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। देखो प्रोएक्टिव में, सुनो ध्यान से सुनना, प्रोएक्टिव मतलब प्रो मतलब एक स्मार्ट बंदा या फिर एक कंपनी, प्रो मतलब जो जिसके पास थोड़ी एडवांस नॉलेज हो, एडवांस स्किल्स हो, और जिसका दिमाग भी एडवांस चलता हो, वो होता है अपना प्रोएक्टिव। और दूसरा है अपना रिएक्टिव, और स्ट्रेटेजी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सो प्रोएक्टिव देखो एग्जांपल से समझते हैं प्रोएक्टिव होता क्या है। जैसे तुम्हें पता है जियो और एयरटेल का, जियो ने जैसे फ्री में 1 साल के लिए फ्री करा था उसने मार्केट में आने के लिए। तो देखो सबसे पहले कोई मार्केट है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले कुछ नई चीज मार्केट में ला रही है, कुछ नया डिसीजन लिया जो मार्केट को बहुत इम्पैक्ट करेगा, और कुछ नई पॉलिसी बनाई जिससे मार्केट में मतलब कुछ यूनिकनेस क्रिएट कर दी खुद से मार्केट में। सो उसका जो उसने जो ये स्ट्रेटेजी करी ना, वो होगी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब जो पहले से एडवांस पहला डिसीजन लिया। तो जियो ने जैसे कि पहले साल में फ्री करा तो सबसे पहले उसने पहला डिसीजन लिया, इसलिए वो होगी प्रोएक्टिव। और दूसरा रिएक्टिव मतलब जैसे बाकी जो कंपनियां जैसे एयरटेल वगैरह, उनने जैसे उसने फ्री कर दिया तो उसके डिसीजन को देखकर उसके रिस्पॉन्स में जो एयरटेल वगैरह या फिर अदर कंपनीज ने करा ना, उसे कहेंगे रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ये होती है दो सिंपल सी प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल, ठीक है ना। और स्ट्रेटेजी दोनों का मिक्सचर होता है, पार्टली प्रोएक्टिव भी होती है और पार्टली रिएक्टिव भी होती है। अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, साइड में लिख लेना मिक्सचर, क्या है तुम बाद में रिवीजन करोगे ना तुम्हारे को बहुत फायदा होगा ऐसे, अभी तो नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। अब देखो प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब जो प्लान होते हैं, प्लान करके जो अपन ने एक नई स्ट्रेटेजी फॉर्म करी उसे कहेंगे अपन प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ही जो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है वो अडेप्टिव होती है, मतलब जो चेंज हो रहा है उसको देखकर जो अपन ने रिस्पॉन्स करा वो रहेगी अपनी अडेप्टिव, ठीक है ना। अब देखो प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स लेते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस जिससे कंपनी का जो मार्केट पोजीशन होता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो इंप्रूव होता है, सिंपल सा, ठीक है ना। दूसरा है रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स मतलब जो उम्मीद ही नहीं थी मार्केट में। अब जैसे एयरटेल तो आराम से बैठा था, एकदम से उसको पता था जो आएगा, लेकिन उसने एकदम से फ्री कर दिया, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया कि यार ये तो उम्मीद ही नहीं थी, ऐसी कोई डेवलपमेंट हो गई मार्केट में। तो रिएक्शंस उस पे ध्यान देगा, एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस, मतलब नॉर्मली जो मार्केट चल रहा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो कंपनीज रिएक्शन करेगी तो उसे रिएक्टिव अपनी स्ट्रेटेजी कहेंगे, ठीक है ना। इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, सिंपल सा। आगे बात करते हैं, ये एग्जांपल दे रखा है, इसको रीड मार लेना एक बार। उसके बाद ये इस दिस स्ट्रेटेजी, हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करो और ये पढ़ के बताओ क्या ये स्ट्रेटेजी है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है ना। दूसरा अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। देखो इसमें अब बोल रहा है ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक सेकंड, अपन ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब पढ़ते हैं होता क्या बेसिकली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अपन ने स्ट्रेटेजी पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस मतलब मैनेज करने का, क्योंकि मैनेजमेंट है ना, ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब विजन मतलब लॉन्ग टर्म, 5 साल बाद मेरे को आगे ये करना है, ये बनना है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है, तो वो डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब विजन तो अपन ने बना लिया, अब ऑब्जेक्टिव अपन ये करके उस तक पहुंचेंगे। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और स्ट्रेटेजी को एट द एंड इवेल्युएट करेंगे। और इवेल्युएट करने के बाद अगर कुछ भी गलत लगा उसमें या फिर कुछ भी चीजों की जरूरत है उसको चेंज करने की, तो अपन उस हिसाब से करेक्टिव एडजस्टमेंट्स एज में डीम अप्रोप्रिएट, मतलब जो करेक्टिव एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो अपन लेंगे ताकि अपनी स्ट्रेटेजी और भी अच्छी हो जाए, ठीक है ना।
द प्रोसेस डज नॉट एंड, इट कीप गोइंग ऑन अ साइक्लिक मैनर, मतलब ये चलता रहेगा, पूरा गोल गोल प्रोसेस है। अपन ने वापस, अपन को कुछ करेक्टिव एक्शंस लगे, अपन ने वो सही करा, फिर उसको वापस इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, और जैसे स्ट्रेटेजी तो देखो पूरे टाइम बनानी पड़ेगी हर चीजों के लिए, इसलिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो बहुत शानदार चीज बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, ऑडिट वगैरह में भी और इसमें भी। जैसे बहुत सारी चीजों में क्या है, अब ये इंपॉर्टेंस को सीधा तो ये पूछेंगे नहीं, इंपॉर्टेंस बता दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हो सकता है पूछ ले, लेकिन अपन सोच रहे हैं कि थोड़ा हार्ड पेपर है, उस हिसाब से अपन की प्रिपरेशन रहे। तो देखो इसमें ये आ सकता है, जैसे ये लाइन दे देंगे फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी से लेकर ये इन्वायरमेंट तक, ये लाइन दे देंगे और कह देंगे डिस्कस। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनने मॉडल नहीं पढ़ी होगी, जो दूसरों के नोट्स वगैरह पढ़ के आए होंगे, या फिर उन्होंने रैंडमली कुछ भी पढ़ लिया होगा, मतलब नॉर्मली चैप्टर वगैरह की वीडियो देख ली होगी, लेकिन मॉड्यूल नहीं छुई होगी ना, उनको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको हाईलाइट करके इसके साइड में तुम भी लिख लेना डिस्कस, हो सकता है ये लाइन आ जाए और वो बोल दे डिस्कस, तो तुम्हारे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है ना। वैसे तो तुम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि है बिकम एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मतलब एक जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में मदद करेगी, शायद इंपॉर्टेंस की ही बात कर रहा होगा, वो तुम आइडिया लगा सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। सिंपल सा है बहुत, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अपन ओपन पढ़ी ली। अब कंपनी को क्या फायदा होगा, देखो अपन ने स्ट्रेटेजी वगैरह बना दी, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, डायरेक्शन मिलेगी कंपनी को कि कहाँ जाना है, उसके गोल्स और मिशन बने हुए होंगे कि हाँ भाई ये अपना गोल्स है, ये अपने मिशन है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशंस को है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि वो लोग प्रोएक्टिव बने। तुम खुद ही सोचो, प्रोएक्टिव बनने में ज्यादा फायदा है या फिर रिएक्टिव बनने में, ऑलवेज प्रोएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करेगी और टेक एक्शन लेगी इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेक्टेटिंग, मतलब वो मार्केट में देखने की बजाय खुद ही एनालाइज करेगी मार्केट को और खुद से कुछ नई स्ट्रेटेजी फॉर्म करके एक्शंस लेगी, ठीक है ना। ये अपना नॉर्मली सिंपल पॉइंट। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स मतलब बेसिस, एक बेसिस लिख लेना चाहे तो तुम लोग ऊपर, बेसिस फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। कौन से डिसीजंस, डिसीजंस ऑन बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें तुम बिजनेसेस याद कर लेना, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट याद कर लेना, ठीक है ना। दूसरा अपन पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो अपन ने पहले ही पढ़ा था 5 पॉइंट याद करने हैं, तो सबसे बेस्ट है, मैंने पहले ही मार्क कर रखे कौन कौन से इजी पॉइंट रहेंगे। अपन ने देखो ऊपर 3 कर लिए, अब तुम लोग ये 2 कर लेना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब, जैसे देखो जियो, अपन वो एग्जांपल लेते हैं, जियो ने नया आया मार्केट में, अब उसके कॉम्पिटिटिंग में एयरटेल है, एयरटेल ने जो मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ही ना, तो खुद को बचाने के लिए जो उसने रिस्पॉन्स करा उसे कहेंगे, डिफेंस करा उसने खुद के लिए, तो उसे कहेंगे कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब इसलिए कहते हैं पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, क्योंकि जो मार्केट में पहले से बैठे हैं और जिनने कुछ नया करा, जो पहले से रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, वो लोग भी रिएक्टिव होंगे, तो उनके लिए भी वो स्ट्रेटेजी तो ही, इसलिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज, मतलब कुछ यूनिकनेस, जैसे आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल बिजनेसेस वगैरह है, तो कुछ यूनिक डेवलप करना ताकि अपना प्रोडक्ट चल जाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक अलग लेवल पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। बाकी आगे ये पूरे आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में बात होगी इसकी। एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटर से अपन को एडवांटेज मिलेगी अगर अपन कुछ यूनिक डेवलप करेंगे, सिंपल है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन देखो वही है, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। तुम इसको भी आइडेंटिफाई, इसको पढ़ के भी सोच सकते हो कि यार मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन लगा ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपन लोग सक्सेस हो ही जाए, तो हो सकता है ये लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा तुम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसमें वापस वही अपना डिफाइन का क्वेश्चन आ चुका है, ये हाईलाइट कर लेना, और हो सकता है ये डिफाइन में आ जाए, तो अपन को इसमें लिखना है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। देखो ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट मतलब डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो जरूरी नहीं है जो कंपनी ने पहले सोचा हो ना फ्यूचर शेप के बारे में, जो कंपनी ने पहले सोचा हो फ्यूचर शेप के बारे में वो सही निकल जाए, वो मे गो रॉन्ग, मतलब जो पहले अपन ने सोचा कि यार अपन ये स्ट्रेटेजी लगा के ये कर लेंगे। एक सेकंड, मैं कहाँ गया? हाँ तो वापस आ चुके हैं, गायब हो गया था मैं, पता नहीं कैसे।
एनवायरनमेंट बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, और अपने फ्यूचर शेप के बारे में जो अपन ने एस्टिमेशन लगाया, एस्टिमेट जो लगाया ना, वो मे गो रॉन्ग हो सकता है। ये लिख रहा है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। पता नहीं मार्क करने से मैं गायब हो जाता हूँ, इसलिए ये तो गया अपना पहला पॉइंट। सिंपल से पॉइंट है बिल्कुल, जो मार्क कर, जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजीज। बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपन को प्रिपेयर करने में भी, और डिफरेंट लेवल्स, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे के नीचे लेवल को भी अपन को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे दैट में इम्प्लीड इम्प्लीड मतलब डिस्टर्ब करते हैं डेली ऑपरेशंस। जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब स्ट्रेटेजी का काम आ रहा है कि यार ये स्ट्रेटेजी, अरे भाई आज का तो काम कर लेने मुझे, तो ये इम्प्लीड डिस्टर्ब करता है डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ऑन रूटीन बिजनेसेस। नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ऑन द रूटीन बिजनेस, सिंपल सी लाइन है ना, इसमें क्या ही समझाना। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस क्यों? एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, जो कि सीएस भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, इनको अपन अपॉइंट करते हैं, नीड टू बी एंगेज्ड, एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट्स, डिवाइस स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट। देखो, कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी प्लानर्स को बुलाना पड़ेगा, और पहले अपन ने पढ़ा था टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि अपन को सबको स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी, उसे उनका अपना भी समय थोड़ा बर्बाद होगा, और जो वो लोग डेली काम कर रहे हैं उसमें से वो छोड़कर पहले स्ट्रेटेजी सुन लेंगे, तो उसमें तो इसलिए था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब इसमें कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अपन जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स अपॉइंट करेंगे ना एक्सपर्ट्स को, वो भाई पैसा ज्यादा मांगेंगे, तो उनको एंगेज करने के लिए, और वो लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, और डिवाइस मतलब बनाएंगे स्ट्रेटेजीज को, और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकता है, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, कॉस्टली फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, एमसीक्यूज में ध्यान रखना। वैसे हो सकता है ना आए, लेकिन फिर भी अपन को क्या जाता है। लास्ट पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि अपन किसी ने प्रोएक्टिव होके एक शानदार स्ट्रेटेजी बना दी, इसमें अपन को डिफिकल्ट रहेगा, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको डिफिकल्ट रहेगा कि अपन लोग क्या रिस्पॉन्स दे उसकी स्ट्रेटेजी का। यही लिख रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट। अपन को डिफिकल्ट है क्लियरली एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करना, द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स दे टू अ फर्म स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेटेजी को अपन क्या रिस्पॉन्स दे, ये अपन को डिफिकल्ट रहता है। ये शॉर्ट शॉर्ट में लिख रखा है नाम इसका। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, लिख लेना। इंटेंशन का मतलब व्हाई they want to do, represent strategic intent of the firm। strategic intent मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों परफॉर्म करना चाहती है, तो सिंपल है, ये इतना ही, ये फालतू है ये तो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिख रखा है, लेकिन इसके आगे इसको डिटेल में लिख रखा है, तो ये वहीं से ही पढ़ते हैं। सबसे पहला है विजन। विजन क्या होता है? तुम खुद ही बताओ तुम्हारा विजन क्या है। विजन मतलब है तुम आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, ये होता है विजन। सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है डिजायर्ड इमेज। क्या मतलब, तुम 5 साल बाद क्या बनना होगा तुम्हें, मतलब डिजायर्ड इमेज, क्या बनना चाहते हो, है ना, फ्रॉम नेक्स्ट 5 years, और ये अपना फ्यूचर के लिए रहेगा, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे को तीनों, ये तुम एग्जांपल के तौर पर ये तीनों पढ़ सकते हो, जिसमें अपन को इनने क्या क्या इनके विजन थे वो तुम्हें पता चल जाएगा। सिंपल सा है, विजन तो यही होता है जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके जो क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें, वो इसमें ये विजन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसमें जो पॉइंट्स आ सकते हैं वो ये है, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। एसेंशियल्स मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स, ऊपर लिख लेना, क्योंकि तुम अभी तो समझ जाओगे, लेकिन जब बाद में तुम रिवीजन करोगे ना, तो तुम्हारे को डिस्टर्ब मतलब कंफ्यूज हो जाओगे जब मॉड्यूल से रिवीजन करोगे, इसलिए। सो ये है प्री रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेटेजिक विजन के, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर है उसका क्या क्या, मतलब उसको क्या क्या पता होना चाहिए एक अच्छा सा स्ट्रेटेजिक विजन परफॉर्म क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि वो अच्छा सा एक स्ट्रेटेजिक विजन बना पाए और उसमें ही अपनी कंपनी को प्रिपेयर कर पाए फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना, सिंपल है। दूसरा है एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट होना चाहिए, सिंपल सी है ना। तीसरा पॉइंट है अपना वेल आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड मतलब है एक्सप्रेस स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए जो भी उसका स्ट्रेटेजिक विजन है टू द अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे अपना एंथुसियाज्म क्रिएट होगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। और लास्ट अपना एक बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट होना चाहिए। विजन स्टेटमेंट जैसे इनका है ना, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग।
सो एक बहुत ही अच्छा सा विजन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उसकी डायरेक्शन होना चाहिए कि यार उनको ये बनना है, तो अपन उसका स्टेटमेंट उससे जैसा ही होना चाहिए। दूसरा है अपना मिशन। मिशन होता है अपना जो प्रेजेंटली अपना जो टारगेट है। जैसे तुम्हारा विजन होगा सीए बनना, तो प्रेजेंटली मिशन में क्या टारगेट है कि तुम्हारा इंटर क्लियर करना, सिंपल सा। इसमें अपना क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, मतलब रीजंस की बात कर रहा है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले इसमें यही पॉइंट है। सबसे पहले मिशन की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। मतलब अपन को जो मिशन स्टेटमेंट होगा वो अपना प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे अपनी अपन को फोकस करना है कि अपन हु वी आर एंड व्हाट वी डू, अपन है क्या और अपन करते क्या है। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी। मतलब मिशन स्टेटमेंट अपना डिस्क्राइब करेगा अपनी क्या कैपेबिलिटीज है, कस्टमर फोकस कहाँ पर है अपना, मतलब कौन सा सेगमेंट टारगेट कर रहा है अपन, एक्टिविटीज और बिजनेस मेकअप। बिजनेस मेकअप का मतलब है मतलब किस तरीके से अपना कितना डेप्थ एंड इक्विटी है, हाउ द बिजनेस इज परफॉर्म, उसके अंदर जो भी टेक्निक्स है किस वे में परफॉर्म हो रहा है एक तरीके से बिजनेस, वो बिजनेस मेकअप होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ये वाई रीजंस पढ़ते हैं अपन की अपने मिशन क्यों, एक मिशन क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। टू इंश्योर यूनामिनिटी। यूनामिनिटी का मतलब है कॉमन ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू इंश्योर यूनामिनिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब बहुत सारी कंपनी में बंदे हैं, उनको से पूछेंगे भी यार अपना मिशन क्या है, मिशन क्या है, मिशन क्या है, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग बता देंगे, लेकिन जो उनमें कॉमन पॉइंट होगा ना वो मेन पर्पस होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा है टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। नहीं खरीदना भाई। टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा मिशन के थ्रू, और जैसे अपन डिफरेंट जो अपने डिविजन वगैरह होंगे उनमें अपन रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। एक और मिशन से अपने जो बंदे हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज का यूज अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। टू एस्टैब्लिश अ जर्नल टोन और टोन का मतलब होगा अपना एनवायरनमेंट। टू एस्टैब्लिश अ जर्नल टोन एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेसेस लाइक ऑपरेशन। मिशन से क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है ना, जिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे से ज्यादा परफॉर्म होगा, क्योंकि यार लोगों को रहेगा यार अपना एक मिशन है अपन को वो कंप्लीट करना है। इससे जो अपने ऑपरेशन है बिजनेस के वो अच्छे से होंगे, ठीक है ना, सिंपल सा। टू सर्व एज अब देखो इसमें तो सारे पॉइंट बता दिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो छोटे लगे वो तुम 5 याद कर लेना, जैसे स्टार्टिंग के 3 कर लेना, और अभी पढ़ते हैं बाकी लास्ट के 2 भी इजी है। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब फोकस फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। जो लोग हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पर्पस और डायरेक्शन जिसमें वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो इनको लग रहा है ना कि हाँ भाई ये अपना पर्पस एंड डायरेक्शन है, उनको एक फोकस प्रोवाइड करना कि हाँ भाई ये मिशन है तो अपना ये फोकस और डायरेक्शन है, सिंपल सा। टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन। टू फैसिलिट मिशन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ट्रांसलेट करता है कौन, मिशन, इनटू वर्क स्ट्रक्चर। वर्क स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करता है, इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क वास्क दिए हुए हैं ना, मतलब जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है ना उनको अपन वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और जो असाइनमेंट्स जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो लोग वो काम करते हैं, सिंपल सा। टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। स्पेसिफाई करता है मिशन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस का, और ट्रांसलेट करता है दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट टाइम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। जो मिशन क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस होते हैं ना उनको गोल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि अपने जो कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस है ना ये कंट्रोल में रहे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बाकी तुम एक बार रीड कर सकते हो, ये इनका मिशन लिख रहा है ऊपर, अपन ने इनका विजन पढ़ा था, एक बार इनका मिशन पढ़ लेना ताकि तुम्हारे को और क्लियरिटी हो जाए। एक बार ये भी पढ़ ले। अब है अपना ये देखो, वापस अपना डिस्कस का क्वेश्चन आया एक। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रेसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। इसके आगे लिखा जाएगा डिस्कस, और तुम्हारे को ये नीचे 3 पॉइंट बताने हैं, या फिर ये भी आ सकता है फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल, मतलब क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखे वाइल राइटिंग अ मिशन, सिंपल सा है। तो देखो सबसे पहले अपन तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि जो गुड मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। उसको ही थोड़ा मिला के अपन ने पहला पॉइंट लिख रखा है कि जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को खुद की स्पेशल आइडेंटिटी बताता है, बिजनेस एम्फोसिस करता है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलरली पोजीशन कंपनी, मतलब थोड़ा डिफरेंट, बेसिकली वही यूनिक लिख रहा है कि थोड़ा यूनिक ही होना चाहिए, बस उसकी वर्डिंग अलग है। तो ये वर्ड तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट,
मतलब जो तुम्हारा मिशन है उसके अंदर डिफाइन करना चाहिए कि एक जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो क्या नीड सेटिस्फाई कर रही है। तुम्हें पता है हर बिजनेस कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई करता है, तो मिशन में डिफाइन होना चाहिए क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं और क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है ना। ये काटना नहीं है, ये मतलब फालतू टॉपिक है, ये बता रहा हूँ। उसके बाद है अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, वैसे तो इन दोनों को सिमिलर ही वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। क्या? ये हाईलाइट करना है यहाँ पे। गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। अब ये होता क्या है? गोल्स होते हैं अपने ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब होता है ओपन एंडेड मतलब अपन जो गोल्स है ना उनको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बट ऑब्जेक्टिव्स को नहीं कर सकते। सिंपल सा यही है और कुछ भी नहीं। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे गोल्स में ओ आ रहा है तो ओपन यहाँ से और क्लोज यहाँ से, या फिर इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, जैसे जी है तो जी यहाँ से खुला है ना, तो ये ओपन एंडेड, और क्लोज ओ क्लोज है तो ये क्लोज एंडेड। सिंपल सा। ओके, सो अपन ने गोल्स वगैरह पढ़ ही लिए। देखो एक और चीज है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट द गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और उसी जगह गोल्स अपने थोड़े कम स्पेसिफिक होते हैं। सिंपल सा, ठीक है ना। अब हाँ, ये और टॉपिक है अपना, ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल। मतलब ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। देखो इसमें 5 याद करने बहुत सिंपल से, तुम चाहे तो नीचे से कर सकते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड को रिलेट विद ईच अदर। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब अलग अलग भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो किसी ना किसी वे में तो वो को रिलेट, मतलब थोड़ा साथ में आने ही चाहिए उनकी डायरेक्शन, मतलब पर्पस उनका थोड़ा सा सेम होना चाहिए, वरना अलग ही हो जाएगा पूरा। और ऑब्जेक्टिव्स अपने चैलेंजिंग होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, मतलब टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए कि इस तक तो अपन को अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना ही करना है। इससे क्या है काम जल्दी होता है, तुम्हें पता होगा, ये तो नॉर्मल है। कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स है उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एग्जामिनेशन होना चाहिए। बेसिस प्रोवाइड करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रोवाइड करने चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के, और फैसिलिटेट करनी चाहिए अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। बहुत ईजी है, ठीक है ना। उसके बाद है अ नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब है टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कॉमनली, मतलब 7 एडीज में ध्यान देते, एक बार इसको पढ़ लेना। हो सकता है एमसीक्यूज में ये लोग 3 दे दे फिर एक अलग दे दे, वैसे हो सकता है, बाकी तो नहीं आएगा इसमें। वैल्यूज सिंपल सा, वैल्यूज मतलब मॉरल्स, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सा, बाकी इसके अंदर वैल्यूज के लिए कुछ भी नहीं दे रखा। एक बार रीड मार लेना, बाकी कुछ नहीं है, बस ये वैल्यूज ही होता है, सिंपल सा। अब अपना स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक लेवल्स देखो, सबसे पहले अपने होते हैं 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं एचयूएल का। एचयूएल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना। इसके अपन बहुत सारे प्रोडक्ट है, डॉब है, सर्फ एक्सेल है और कोलगेट एंड ग्लो एंड लवली। एग्जाम और भी है, मतलब अपन एग्जांपल ले रहे हैं। अब डव के अंदर भी अलग अलग है, इसका एचआर डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका अलग है, ठीक है ना। ये देखो सिंपल सा तुम्हारे को सीधा नीचे दिख जाएगा। हेड ऑफिस जो कॉर्पोरेट लेवल होता है, हेड ऑफिस मतलब एचयूएल, सिंपल सा। जिसके अंदर आ जाएंगे अपने सीईओ, आ जाएगा अदर ये नाम याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना तुम्हें। सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ, जो हेड ऑफिस मतलब ये एचयूएल में आ जाएंगे। दूसरा अपना बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मतलब ये डव, सर्फ एक्सेल, कोलगेट एंड ग्लो एंड लवली, ये अपने बिजनेस लेवल। इसके अंदर अपना आ जाएंगे डिविजनल मैनेजर्स और स्टाफ। तीसरा है अपना फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल मतलब ये एचआर प्रोडक्शन, जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, इसमें ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है ना। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 लेवल्स, बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल डिफर डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एचयूएल का जो मैनेजर है और डव का जो मैनेजर है, इनको जनरल मैनेजर्स कहते हैं। और इनका ऑब्वियस ही बात है, एचयूएल के जो सीईओ वगैरह होंगे उनकी स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा होगी डव से, ठीक है ना। तो इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। देखो ये एसबीओ अपन आगे बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है ना। द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में अपन ने कौन कौन आते हैं मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया, ये रहे सीईओ, अदर सीनियर, वो तुम ऊपर से याद कर लेना। बाकी जो है सबसे मेन है कि ये लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं स्ट्रेटेजी का होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इनका रोल क्या है। इनका रोल है डिफाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना इसे बहुत ध्यान से। रोल है इनका डिफाइन करना मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिशन एंड गोल को डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन के, सिंपल सा। डिटरमाइन व्हाट बिजनेसेस दे शुड बी इन, क्या बिजनेसेस इनको करना चाहिए, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेस। अगर जैसे
इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस, डव का है, सर्फ एक्सेल का है। अब कितना एचयूएल वाले सोचेंगे कितना रिसोर्सेज किस किस अपन डिवीजन में दें, वो उनका काम है, ठीक है ना। फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटेजीज को डेट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। स्ट्रेटेजी बनाना और इम्प्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ प्रोवाइड करना लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल, क्योंकि मेन तो वही है, ठीक है ना। बिजनेस लेवल मैनेजर्स का देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज वी नाउ नो। देखो बिजनेस लेवल जो होते हैं वो एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन होता है, जो अपन ने पढ़ा ना ऊपर कोलगेट वगैरह, वो सेल्फ कंटेंट डिविजन्स होते हैं जिसके अंदर बिजनेस फंक्शंस, उसके अंदर बिजनेस फंक्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे फाइनेंसिंग, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। ये डव है, ये सेल्फ कंटेंट डिवीजन है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस फंक्शन है, ठीक है ना। सिंपल सा है बहुत ही। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इस अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस लेवल, ठीक है ना। सेल्फ कंटेंट डिवीजन होते हैं, इसके अंदर जो जनरल मैनेजर होते हैं उन्हें कहते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर या फिर हेड ऑफ द डिवीजन, इनका नाम याद रखना। इनका स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ मैनेजर सिंपल सा होता है, ट्रांसलेट करते हैं ये लोग जर्नल स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। बहुत ही सिंपल सा है, कॉर्पोरेट वाले जो स्ट्रेटेजीज भेजेंगे, जो स्टेटमेंट्स भेजेंगे, उनको ट्रांसलेट करना है, जो जर्नल स्टेटमेंट्स और डायरेक्शन एंड इंटेंट जो कॉर्पोरेट वाले भेजेंगे उनको ट्रांसलेट करना है कॉन्क्रीट, मतलब स्पेसिफिक, मतलब जो ऊपर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है उसको और स्पेसिफिक अपन फंक्शनल लेवल को बता देंगे, ये चीजें, ठीक है ना। सिंपल सा है, थर्स वेयर एज कॉर्पोरेट, ये बाकी यही था। करते अपन लोग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के बारे में। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ऑब्वियसली बात है वो लोग सबसे नीचे, तो स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड, मतलब बहुत ही कम होगा उनका स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबसे नीचे लेवल पे ब्रो। All through they are not responsible for overall performance of the organization. Functional managers nevertheless have a major strategic role. उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई उनको तो जो काम आ रहा है वो लोग वो कर रहे हैं, बट नेवर द लेस हैव अ मेजर स्ट्रेटेजिक रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है। बताओ अब तुम खुद ही सोचो क्यों। टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटेजीज इन देयर एरिया दैट हेल्प फुलफिल द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। ये तो सिंपल है। अब देखो इसमें मेन चीज तो ये, फंक्शनल मैनेजर्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन that makes it possible for business and corporate level journal managers to formulate realistic and attainable strategies। देखो अब अपने जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो डील करते हैं, क्लोजर रहते हैं कस्टमर से, तो वो लोग कस्टमर से ज़्यादा बात करते हैं, तो उनको नॉलेज है कि क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, और क्या क्या जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो लोग प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, किसको, कॉर्पोरेट लेवल वाले को और बिजनेस लेवल जर्नल मैनेजर्स को, ताकि वो लोग रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजीज परफॉर्म बना सके, मतलब बहुत ही सिंपल। अब भाई ऑब्वियसली बात है, फंक्शनल वाले कस्टमर्स के साथ जानते हैं, उनसे बातचीत रहती है, तो वो लोग आराम से बता सकते हैं अपन किनको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी उनको पता चलेगा मार्केट वगैरह से, किन जर्नल मैनेजर्स को, ताकि वो लोग अच्छी स्ट्रेटेजी बना सके, बहुत ही सिंपल था। अब ये अपना लास्ट टॉपिक, और ये वापस नया टॉपिक है, ध्यान रखना ये नया ऐड हुआ है तो इसको ध्यान से देखना। तीन मेजर नेटवर्क होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स एंड, तीन लेवल है और तीन मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहला है फंक्शनल लेवल, डिविजनल लेवल रिलेशनशिप। इसका मतलब है वो, इसको वर्टिकल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। वर्टिकल मतलब ये रहा, वर्टिकल में क्या, ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। फंक्शनल वाले बिजनेस लेवल मैनेजर्स को बताएंगे, बिजनेस लेवल वाले कॉर्पोरेट को, सिंपल सा ये रहेगा इसका फॉर्मेशन। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, वेयर ईच फंक्शन और डिवीजन इज रन इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय their head, who is business level manager, reporting directly to the business head, who is corporate level manager। मतलब सिंपल सा है, ये खुद का काम करेगा, ये जो फंक्शनल मैनेजर होगा वो बिजनेस लेवल मैनेजर को बता देगा, ये बिजनेस लेवल खुद का भी काम करेगा और ये कॉर्पोरेट को बता देगा, सिंपल सा है। यहाँ तक इसको एक बार याद कर लेना, ये जो ग्रीन वाला मार्क दिख रहा है ना, यहाँ तक ये पढ़ लेना, इसके आगे ध्यान देना। उसके बाद अपना हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पहले देखते क्या होता है। सिंपल सा ये डायग्राम है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ये तीनों सेम लेवल पर है इस बार। ऑल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू स्टाफ आर इन द सेम हिरार्की पोजीशन, सेम हिरार्की पोजीशन पे ये लोग। इससे क्या फायदा होगा कि लीड्स टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन वर्क कल्चर एंड फोकस्ड मोर ऑन आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन। बहुत ही सिंपल सा लिख रहा है ये, तुम्हें ये वर्डिंग याद करनी पड़ेगी। अब देखो तीनों एक लेवल पे, तो तीनों के दिमाग में जो भी चीज आ रही है वो एक दूसरे को बता के डिस्कस करके ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यूज होता है ये स्टार्टअप्स के अंदर।
लास्ट अपना आता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। मैट्रिक्स रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, है ना। अब क्या है, प्रोजेक्ट वन है जैसे, तो अपन को हर डिपार्टमेंट का एक एक एम्प्लॉय चाहिए। तो जैसे अकाउंट्स का एक एम्प्लॉय चाहिए, सेल्स का एक एम्प्लॉय चाहिए, प्रोडक्शन का एक एम्प्लॉय चाहिए। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट वन के अंदर अपन के सारे, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं डिविजन, मतलब बहुत सारे फंक्शंस, उसमें से हर फंक्शन में से एक एक एम्प्लॉयज चाहिए। तो इन तीनों में से मान लो एक एक एम्प्लॉयज आ गए प्रोजेक्ट वन के लिए, तो ये एम्प्लॉयज आ गए। अब ये एम्प्लॉयज का दो जगह मैनेजर होंगे इनके। एक जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो उधर मैनेजर है, इनको उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उधर से ऑर्डर्स आएंगे। साथ ही साथ जो अकाउंट मैनेजर होगा वो वहां से भी आएंगे ऑर्डर्स, इसलिए इन दोनों को दो तरफ से ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है ना। ये अपना मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट टू का, प्रोजेक्ट का थ्री का होगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। और जैसे मान लो प्रोजेक्ट वन अपना खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये होंगे अपने टेम्पररी प्रोजेक्ट्स, ये भी एक बार रीड करेंगे, ये होंगे अपने टेम्पररी, ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया फोर, तो ये जो एम्प्लॉयज है, जो भी सारे ये एम्प्लॉयज है अकाउंट्स का, ये इधर आ जाएंगे, सेल्स का भी इधर आ जाएंगे, प्रोडक्शन का भी इधर आ जाएंगे, मतलब नए प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट होते रहेंगे। इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स रिलेशनशिप। अब पढ़ते हैं इसको। इट फीचर्स लाइक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स of levels in an organization with teams formed with people from various department से teams परफॉर्म होंगी, that are built for temporary task based projects। ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं टेम्पररी है, बताया था। हर डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक एक टीम्स आ जाएंगी और एक प्रोजेक्ट में आ जाएगी। दिस रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट्स। कॉन्ग्लोमेरेट्स अपन आगे बहुत चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसका सिंपल सा एक मतलब समझ लो, मतलब जो दो बिजनेस है ना, दो बिजनेस है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग है। with these where there it is nearly impossible to track and manage every single team independently। अब अलग अलग बिजनेस हैं तो बिल्कुल अपन उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए अपन मैट्रिक्स रिलेशनशिप लेते हैं। इसके अंदर जो इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात है नहीं, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। तो यही था अपना चैप्टर वन।